सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे आसान और अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सबसे रद्दी चैप्टर। क्या है सबसे रद्दी चैप्टर? जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत आसान, बहुत सिंपल चैप्टर। बच्चे बोलते हैं भैया ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसका लेक्चर क्यों ला रहे हो, हमें तो थोड़े टफ चैप्टर पढ़ा दो आप। बट मेरे दोस्त, एक चीज समझना, मैं बहुत साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और मैंने एक चीज नोट करी है कि स्कूल्स के अंदर जो आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर इस चैप्टर के कभी कभार क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े टफ आ जाते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से सवाल आ जाते हैं और बच्चों को लगता है कि ये तो आसान है, इसको ढंग से पढ़ के नहीं जाते, इसको इग्नोर करके जाते हैं और नंबर भी यहां कट जाते हैं। हाँ ये चैप्टर आसान है, बट अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस कर दोगे और अगर वो क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? तो इसको हल्के में मत लेना। फिर बोल रहा हूं ये चैप्टर आसान है बट इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि बच्चों के नंबर यहां कटते हैं बट आपके नहीं कटेंगे क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। अगर आप मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर तो मैं बता देता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं पिछले 4 या 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं। 10वीं के बच्चों को, 9th के बच्चों को। और यूट्यूब के ऊपर क्लास 9th का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर सेल के ऊपर था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो वो तो हमने करा दिया है। अगला चैप्टर मैं ये लेकर आ रहा हूं और जो अगला चैप्टर आपको चाहिए इसके बाद वो आप कमेंट में बता देना, है ना। तो आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, तीनों को ऐसे पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा, है ना। अगर आपको मेरे बारे में कोई भी डाउट है ना, कि इनसे लेक्चर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप अपने सीनियर से पूछ लेना जो कि अभी 10th में है या तो जो तो 10th से पास आउट है। सब हमसे पढ़ रहे हैं और उनको मजा भी आता है, आपको भी आएगा। 9th का पहला लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें आपको मजा आया होगा, अब इसमें भी मजा आएगा और ऐसे पढ़ेंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इस लेक्चर से बाहर एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं दिखेगा। जहां पर मैं बोल रहा हूं नहीं दिखेगा मतलब नहीं दिखेगा। पूरी एनसीईआरटी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं डिटेल के अंदर, हर एक लाइन एनसीईआरटी की, साथ साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक जो कि आपके बुक के अंदर हैं वो सारे टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू मैटर, फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज स्टेट्स और एवेपोरेशन। ये पूरे के पूरे हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले ओ भाई, जोश मीटर, जोश मीटर भूल गया क्या? पहली क्लास में आया क्या मेरी? जोश मीटर लिख दे फटाफट। कितनी एनर्जी, कितनी है ताकत, और ये ताकत मुझे बताना। ये जो जोश मीटर है ना, लेक्चर के एंड तक कितना रहता है, क्योंकि मेरा तो 100 ही रहेगा, तुम्हारा ड्रॉप होगा बट मैं होने नहीं दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। मेरे साथ एक लाइन दोहराएंगे। लाइन क्या है? वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैटर। भैया मैटर, अच्छा स्कूल के अंदर ना कुछ लड़कों की लड़ाई हो जाती है तो उसके अंदर ना पता क्या, एक टर्म यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कि मेरा ना यार वो राहुल के साथ मैटर हो गया, मेरा ना यार रोहित के साथ मैटर हो गया, बोलते हैं ना। तो भाई वो मैटर अलग होता है, ये मैटर अलग होता है। केमिस्ट्री के अंदर मैटर का क्या मतलब है? केमिस्ट्री के अंदर मैटर का मतलब है वो चीज जिसके पास अपना मास है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि ये पेन, पेन के पास क्या है? क्या पेन के पास एक मास है? हाँ भैया है, थोड़ा बहुत है, कम है बट है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो इसका क्या मतलब है? मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज अपना मैटर। याद रखेंगे, बड़ी सिंपल। स्कूल के अंदर भी बार बार डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैटर क्या होता है, सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा स्कूल वाला मैटर और ये वाला मैटर थोड़ा अलग है ना, वो वाले मैटर से कंफ्यूज मत होना, समझ गए ना। जिसके पास अपना मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब मैटर के अंदर आ रही हैं। चाहे ये पेन है, चाहे मैं हूं, चाहे टेबल है, चेयर है, मेरे डंबल हैं, सब कुछ किसके अंदर आ रहा है? मैटर के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। मैटर आप समझ गए, एग्जांपल आप समझ गए। मैटर बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम थोड़ी 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 डिफिकल्ट चीजों में बढ़ेंगे, बट डिफिकल्ट चीजों को भी हम एक नए तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब मैटर हमने समझ लिया कि ठीक है यार, मैटर वो चीज है जिसके पास क्या है, जिसके पास अपना एक मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो हमने समझ लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है भैया। अब ये बताओ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, है ना। मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? देखो सबसे पहले आप एक चीज जान लो कि मैटर जो होता है ना, उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। केमिकल नहीं पढ़नी, केमिकल अगले चैप्टर में आएगी। इस चैप्टर में केवल और केवल फिजिकल पढ़ के हमें खुश हो जाना है, ठीक है, खुश हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखते हैं। अब देखो, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा मैं एक चार्ट दूंगा तुम्हें, जिस चार्ट में तुम एक बार के अंदर सारी चीजों को याद कर लोगे, है ना। अपना जो नया तरीका है पढ़ने का, उसी नए तरीके से पढ़ेंगे हम। स्कूल की तरह घिसे पिटे तरीके से नहीं पढ़ाते, हम नए तरीकों से पढ़ाते हैं। तो देखें, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
देखो एक नोटबुक पेन लेकर बैठे होगे, आई होप, है ना, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है जो कि तुम एंजॉय कर रहे हो, एक पेन कॉपी लेकर आ जाओ। उसके अलावा इसके जो नोट्स हैं, वो नोट्स तुम्हें कहां पर मिलेंगे? नोट्स तुम्हें टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नोट्स डाउनलोड कर लेना और नोट्स सारे बाद में लिख लेना, बट अभी भी एक नोटबुक लेकर बैठो, जो जो समझ आ रहा है वो लिखते चलो, ठीक है। चलो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होता है वो एक पार्टिकल से बना होता है। क्या है उस पार्टिकल का नाम? मैं बता देता हूं। उस पार्टिकल को हम प्यार से बुलाते हैं एटम। जैसे तुम्हारे घर का नाम होगा चुन्नू मुन्नू, ऐसे ही जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोल रहे हैं मैटर, एटम, सॉरी एटम, ठीक है। तो एटम क्या हो गया? एटम हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। तो क्या इसका यह मतलब है कि जो पेन है ये एटम से बना है? हाँ बिल्कुल बना है। चेयर, क्या मेरी जो चेयर है जिसमें मैं बैठता हूं वो एटम से बनी है? बिल्कुल बनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहली हमारी लाइन है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। याद रखेंगे एटम से बनी होते हैं हमारे सारे मैटर। अब दूसरी चीज, ये जो पार्टिकल है ना, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमें दिख ही नहीं पाता। दे आर वेरी स्मॉल, इवन नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उनसे भी नहीं दिख पाता। इसके लिए ना कुछ पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिनकी मदद से हम देख पाए अच्छा ये एटम एक, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। तो ऐसे नहीं दिखता है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम देख लोगे, हाँ भैया एटम मुझे दिखा दो ना भैया एक बार एटम, भैया यार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो एटम अरे ऐसे कैसे दिखा दूं? माइक्रोस्कोप चाहिए हाई पावर वाला, उसके बाद हम देख सकते हैं एटम, वरना ऐसे एटम देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल? वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल, इतने छोटे कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी अपने दिमाग के अंदर, भेजे के अंदर जा रही है बेटा, इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है। अब तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा, फिर मैं वो वाली लाइन दोहरा दूंगा, क्या? जली को आग कहते हैं, है ना, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा उसको हम दिमाग कहते हैं। चलो तो एकदम मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल से हम समझ गए हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एनसीईआरटी की एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो साथ साथ में मैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला है सारा पेपर यहीं से आएगा। देखो एक एनसीईआरटी की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बार बार आता है, स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। देखो एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है, क्या है केमिकल? केमिकल का नाम याद रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, KMnO4, ठीक है। अभी आपको ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो, एक कंपाउंड होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमने क्या करा? हमने ग्लास लिया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर ग्लास एक ही चीज होती है, बीकर लेबोरेटरी के अंदर जो यूज किया जाता है उसको हम बीकर बोलते हैं। ऐसा एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर हमने लिया पानी। अब हमने क्या करा? उस पानी के अंदर हमने छोटा सा बेटा, छोटा सा क्रिस्टल लिया, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसको मैंने डाल दिया। मैंने बोला कि सुन पोटेशियम परमैंगनेट, जा भाई जा, इसके अंदर चले जा। तो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट आया और चला गया। मैंने क्या देखा? थोड़ी देर बाद वो जो पानी था, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कलर थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि पिंक पर्पल टाइप हो गया, है ना, पिंक या पर्पल टाइप हो गया, है ना, कलर चेंज हो गया। अब मैंने क्या करा? मैंने इसमें से 10 ml, केवल और केवल 10 ml, इतनी सी एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा? इस सोल्यूशन को निकाला, और इसको मैंने एक नए बीकर के अंदर डाला। उस नए बीकर के अंदर क्या था? उसके अंदर प्योर वाटर था, ठीक है। जब मैंने उसको नए पानी के अंदर डाला तो फिर भी उसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट पिंक रहा, थोड़ा सा लाइट पिंक, मतलब कलर अभी भी है, कलर गया नहीं। फिर मैंने इस एक्टिविटी को फिर से करा, मैंने इसमें से 10 ml लिया और उसको नए पानी के ग्लास में डाला, फिर मैंने देखा फिर भी कलर है। ऐसा मैंने 5 से 7 बार करा, और भाई ये जो कलर है, ये जो पिंक पर्पल कलर है, कलर ही नहीं जा रहा था। ये देखो एंड तक भी कलर है, बस कलर थोड़ा लाइट हो गया, बट कलर तो है। ये एक्टिविटी क्यों करी? मजा आ रहा था? नहीं, इस एक्टिविटी से हमने ये प्रूव करा, हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कि जो आपके जो मैटर है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, एटम, और एक मैटर के अंदर जो एटम्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, और यही हमने यहां से प्रूव करा। हमने यहां से क्या प्रूव करा बेटा? याद रखना, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, ध्यान से पढ़ेंगे, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर। इतने से क्रिस्टल ने इतने सारे पानी को कलर कर दिया। इसने हमें क्या बताया? शोइंग देयर आर मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। समझ पाए? इसका क्या मतलब है कि भाई एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको आप एटम बोल रहे हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने इससे प्रूव कर दी, ठीक है। लोगों को लगता है केमिस्ट्री रटनी पड़ती है, केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ती, तुम समझ गलत तरीके से रहे हो। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई, अब उसका मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, अब तुम्हें भरोसा हो गया, हाँ भैया बात सही कह रहे थे कि मैटर जो होता है ना वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। मैंने प्रूव कर दिया, हाँ देख लो, इस एक्टिविटी से प्रूव हो गया, बिल्कुल।
आ गया क्लियर? एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम आगे धीरे 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 बात करते चलेंगे। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है भैया? स्पेस है। मतलब ये बोल रहा है कि मान लो एक हमारा मैटर है, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में क्या है? उनके बीच में स्पेस। ये देख पा रहे हो, ये एटम्स है मेरे, इनके बीच में क्या है बेटा? इनके बीच में स्पेस है, देख पा रहे हो? ये बीच बीच में ये जो स्पेस है, स्पेस है। अब तुम मुझसे बोलोगे भैया मैं नहीं मानता, आपने बोला कि केमिस्ट्री जो है वो रटनी नहीं होती, अब मुझे प्रूव करके बताओ। मैंने बोला मैंने प्रशांत भैया इज हियर, वाई टू फियर, समझा देता हूं, टेंशन मत ले। देख एक बीकर ले, अरे बीकर छोड़, तू अपने घर का ग्लास ले, ठीक है, घर का ग्लास ले, उसमें पानी डाल, ठीक है, 1 चम्मच चीनी ले, 1 चम्मच नमक ले, उसको मिला, ठीक है। अब तुमने मान लो 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, पूरा गिलास पानी का भर दिया। अब उसमें तुमने आधी चम्मच मान लो थोड़ी बहुत आपने यार नमक या चीनी डाली, उसके बाद आपने थोड़ा हिलाया। जब आपने उसको मिक्स करा, तो क्या हुआ? जितना भी नमक या चीनी थी वो सारा का सारा इसके अंदर क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। पानी जितना था उतना ही रहा। क्या पानी मेरा बढ़ा? नहीं बढ़ा। जो पानी का वॉल्यूम था क्या वो इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। पानी के अंदर सारी चीनी क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। इसका क्या मतलब है? डिसॉल्व कैसे हुई? डिसॉल्व जब हुई जब मेरे जो पानी के जो मेरे एटम्स थे उनके बीच में स्पेस थी। अब उनके बीच में चीनी आई और चीनी ने बोला कि भैया थोड़ी सी जगह हमें भी दे दो, है ना, थोड़ी सी जगह तो हमें भी दे दो। तो चीनी आ गई, उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गई? उनके एटम्स के बीच में क्या हो गई? अपनी स्पेस बना ली। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो कि मैं बच्चों को देता रहता हूं, वो एग्जांपल है चिंटू लाल मिंटू लाल का। देखो ये हमारा चिंटू लाल बड़ा खुश था, अपनी महबूबा के साथ, ठीक है, ये चिंटू लाल खुश था अपनी महबूबा के साथ, और बीच में कहीं से आ जाता है एक उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड है अपना मिंटू लाल आ गया बीच में, और मिंटू लाल ने दोनों की लड़ाई करा दी। लड़ाई करवाना कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि देखो चिंटू लाल और महबूबा के बीच में एक गैप था। उसी प्रकार से जो अपने टाइनी पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में गैप्स है, जिसकी वजह से जो चीनी है वो अंदर आ गई। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्या पॉइंट क्लियर है? ये एग्जांपल भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है, ठीक है। चलिए बेटा देखो हम प्रूव करते हुए चलते हैं, हम सारी चीजों को प्रूव करते हुए चलते हैं। चलिए बेटा, है ना, मजा आ रहा है तो क्या करना है? जोश मीटर अपना हाई रखना है, बस इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर इन अ कांस्टेंट मोशन। देखो अब अगली हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो पार्टिकल है ना अपने मैटर के, वो ना मोशन करते हैं। मोशन क्या होता है? एक चैप्टर है आपका 9th क्लास के अंदर फिजिक्स का, मोशन, जो आपको समझ नहीं आता, टेंशन मतलब पढ़ा दूंगा मैं। मोशन करते हैं मतलब वो एक स्पीड से आगे भाग रहे हैं, जैसे मैं आगे चल रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोशन कर रहा हूं। इसी प्रकार से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो मोशन करते हैं। मतलब अगली प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि मान लो ये मेरा क्या है? मान लो ये मेरा कुछ भी मैटर है, इसके अंदर जो मेरे एटम्स है ना वो मूव करते हैं, मतलब ऐसे मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। समझ पाए? अब तुम बोलोगे हाँ, भैया प्रूव करो। मैं क्या कर देता हूं प्रूव, टेंशन मत लो। देख परफ्यूम लगाया है कभी? है जब जाते हो तुम, है स्कूल जा रहे हैं कुछ बच्चे तो तभी परफ्यूम लगा जाते हैं, है ना, स्कूल वाले फिर मारते हैं कि परफ्यूम कौन लगा के आया है ना, परफ्यूम, डियो, इत्र, ये सब लगा के जाते हो। पार्टी शादी में कहीं जा रहे होते हो तो हाँ, तो आपने एक चीज नोट करी है कि आपने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, आप मान लो स्प्रे करो यहां पर, और यहां से खुशबू अगले वाले कमरे तक पहुंच जाती है, अगले वाले कमरे तक पहुंच जाती है। ये कैसे होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि वो जो आपने गैस स्प्रे करी, उस गैस के जो पार्टिकल थे वो मूव करते रहते हैं, कभी इधर चला, कभी मैं उधर चला, कभी इधर चला, कभी मैं उधर चला, वो मूव करते करते पहुंच जाते हैं अगले कमरे तक। समझ पाए? इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन के अंदर हमारे हमेशा रहेंगे, हमेशा। ठीक है, ये चीज समझ गए? प्रूव कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया, परफ्यूम के एग्जांपल से प्रूव कर दिया। या फिर इसका एग्जांपल होता है आपकी मम्मी पूजा करते टाइम अगरबत्ती लगाती होंगी, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर के अंदर आ जाती है। कैसे? क्योंकि गैस के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, है ना। तो पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट तो हमने समझा, इसके लिए ना हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट वैसे हम बायो के पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा था? अरे पढ़ा था।
और ना मत कर देना, पिट जाओगे, ना मत कर देना, घर आके मारूंगा, घर आके मैं ध्यान रखना बेटा, देखो ध्यान रखना, मैं कभी कभार बच्चों के घर आ जाता हूं, है ना, और तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बट अपने सीनियर से पूछना, वो तुम्हें बताएंगे इस बात को, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो फिर समझा देता हूं। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, एक जगह से दूसरी चीज की मिलना, किसकी वजह से? क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल वो मूव कर रहे हैं। वो जो आपने परफ्यूम डाला था, वो परफ्यूम दूसरे कमरे तक क्यों गया? क्योंकि वो एयर के अंदर मिल गया, वो एयर के अंदर मिल गया, मतलब उसका क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ, मतलब उसका क्या हुआ? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। याद रखना, डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, दो चीजों का मिल जाना डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में नहीं होता, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी होता है, ये बायोलॉजी के पहले चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। अब देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दिमाग के घोड़ों को खोल लो और आंखों को एकदम सतर्क मोड पे ले आओ, क्योंकि यहां से सवाल आपके पेपर के अंदर आएगा। जब मैं बोल रहा हूं आएगा, मतलब आएगा, ध्यान से सुन लो। देखो, जो गैसेज होती हैं, गैसेज होती हैं, उनके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत तेज होता है। अगरबत्ती की खुशबू कैसे पूरे घर में फैल जाती है? गैसेस के अंदर डिफ्यूजन तेज होता है। बट क्या लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन तेज होता है? नहीं, गैसेस के कंपेयर में कम होता है, गैसेस के कंपेयर में कम होता है। आपने देखा होगा, वो जो डीओ आप लगाते हो, डीओ किस में होता है? लिक्विड में होता है। क्या उस लिक्विड की स्मेल बाहर आती है? बहुत कम आती है। बट जब वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब आती है ना। और इमेजिन करो, कुछ जो डीओ होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, क्या सॉलिड में से सॉलिड की जो स्मेल है वो आती है आपको? बहुत ज्यादा कम आती है। तो याद रखना, याद रखना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्यूजन जो है वो फास्टेस्ट होता है गैस के अंदर और स्लोएस्ट होता है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। स्टार 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 मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक किस्सा खत्म नहीं हुआ, यहां तक किस्सा खत्म नहीं हुआ। अब हमें यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं भैया काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एक ताकत है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आज मूव कर पा रहा हूं यहां से यहां, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी है। उसी प्रकार से पार्टिकल मूव करते हैं, मुझे पता है, तो पार्टिकल के पास क्या होता है? पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। ये हमें पता है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बट भैया आप ये अचानक से हमें बता क्यों रहे हो काइनेटिक एनर्जी? इसमें मेरा क्या फायदा? मैं समझा रहा हूं, समझ। तो देख, एक चीज समझना, एक खुद बताना, खुद बता। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन से आती है, जो कि मोशन से आती है। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब मैं जो मोशन कर रहा हूं वो भी मैं ज्यादा कर रहा हूं, और अगर मैं मोशन ज्यादा कर रहा हूं, अगर मैं मूव ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या मेरा डिफ्यूजन ज्यादा होगा? हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी बोल, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी k.I इंक्रीज होगी तो मेरा डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। चल आगे एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, समझते चलना। देख, एक अगला जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दूंगा, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दूंगा, तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। तो क्या मैं अगली स्लाइड में यह लिख सकता हूं कि भैया टेम्परेचर बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो भैया डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या ये पूरी इक्वेशन आपको समझ आई? इसका क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, कहां पूछा गया था मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि आपके घर का जब खाना बन रहा होता है, जब वो फूड को कुक किया जाता है, उस समय पर उसकी खुशबू बहुत ज्यादा आती है, स्मेल बहुत ज्यादा आती है ना, कि आप देख लेते हैं हाँ आज तो मटर पनीर बना है ना, तो खुशबू आ जाती है। और जब खाना बन चुका होता है, खाना ठंडा है और खाना रखा हुआ है, तो क्या उसकी खुशबू आती है आपको? खाना बनने के बाद जब खाना ठंडा है, क्या उसकी खुशबू कभी आती है आपको? नहीं आती है ना, जब तक आप किचन के अंदर नहीं जाओगे तब तक नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खाना बन रहा होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर से भैया काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, डिफ्यूजन ज्यादा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से डिफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन मान लो आ जाता है अ कंपाउंड एक्स, एक तो एक्स हर जगह आ जाते हैं, एक्स को जिंदगी से निकालो, पहले इसको हटाओ, इसको। अ कंपाउंड वाई और एक कंपाउंड जेड, दो कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। जेड का जो टेम्परेचर है, जेड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है,
Z का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बताओ डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, इसमें या इसमें, और क्यों? तो हमें पता है डिफ्यूजन ज्यादा होगा Z में। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा, लिख के आना पेपर के अंदर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। ये लिख के आना बेटा, नंबर नहीं कटेगा, नंबर है ना, नंबर सबके आएंगे बट आएंगे उसके जो कि मेहनत करेगा। वो एक मीम चलता रहता है ना, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो कि खड़ा रहेगा। उसी प्रकार से नंबर सबके आएंगे बट आएंगे उसके जो कि मेहनत करेगा। चलो बेटा अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, चलो 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 आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखना बेटा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं ना भैया मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप भी अपने दोस्त को अट्रैक्ट करते हो, है ना, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, दोस्त हो सकता है, दोस्तनी हो सकती है, जो भी है, तो क्या है, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। उसी प्रकार से जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं। भाई समझ नहीं आया, समझाओ, समझा देता हूं। देखो देखो, ये मान लो मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये इससे जुड़ा रहना चाहता है, ये इससे जुड़ा रहना चाहता है, ये इससे जुड़ा रहना चाहता है, ऐसे। ये आपस में अलग नहीं होना चाहते, है ना, आपस में। जैसे कि आपका जो स्कूल के जो आपके दोस्त होते हैं, उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है ना, कितना अच्छा बॉन्ड होता है। वैसे एक चीज टॉपिक से हटके मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो आप अभी जो क्लास में एंजॉय कर रहे हो ना, इसको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये जो आपके दोस्त है ना, ये दोस्त कब अलग हो जाए पता नहीं चलता। क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे, सबकी स्ट्रीम्स चेंज होंगी, और जैसे ही स्ट्रीम चेंज होती है तो भाई दोस्ती टूट जाती है। तो ये जो दोस्त है ना, ये बहुत कीमती है। तो उसी प्रकार से जैसे दोस्त और आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी प्रकार से एटम्स के बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से होल्ड करके रखा है। अब तुम बोलोगे भैया प्रूव करके दिखाओ, मैं कर देता हूं यार बेटा, तो रुक प्रूव कर देता हूं। सुन देख, मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं कैसे प्रूव करूंगा। बर्फ, बर्फ है ना, बर्फ, बर्फ ले और एक पानी ले और एक ले वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, जब हम पानी को गर्म कर देते हैं तो गैस निकलती है, हाँ, तो एक ले वाटर वेपर, है ना, ये मान ले वाटर वेपर। अब एक बात बता, वाटर वेपर है, तू, मैं उसमें से तुम्हें बोलूं कि तुम हाथ निकालो, तुम हाथ निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे, हाँ हाथ निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, हाथ निकाल लिया ना वाटर वेपर में से। मैं बोलूं पानी के अंदर हाथ डालो, बचपन में हम करते थे ना, बाल्टी के अंदर हाथ डाल के यूं 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 घुमाते थे, पता नहीं क्यों करते थे बट करते थे। जब तुम पानी के अंदर हाथ डाल के घुमाओगे तो तुम घुमा सकते हो, बट थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, लगेगी ना, लगेगी ना, हाँ, बट एयर में घुमाने से नहीं हो रही थी। अब मैंने बर्फ रख दी बेटा, अब तू करके बता, अब तू करके बता, अब डाला, अब करना, नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर, ये क्या है मेरा, सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जबकि लिक्विड्स के अंदर बेटा, जबकि लिक्विड्स के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और गैस के अंदर बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसका क्या मतलब है कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल होती है, और किसके अंदर सबसे ज्यादा, सॉलिड, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। बस, क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे, ठीक है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप हाथ दोगे पानी के अंदर, उसको घुमाओगे तो थोड़ा एनर्जी लगेगी, बट एयर के अंदर घुमाओ, नहीं लग रही एनर्जी, बस। चलिए चलिए चलिए, अब इन शॉर्ट काम की बात, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी चारों प्रॉपर्टीज थी, उन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना। अब मैंने डिटेल में समझा, अब शॉर्ट में तुम याद कर लेना। पहली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल पता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल पता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बिल्कुल पता है। उसके अलावा द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, बिल्कुल पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो चारों प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल, आया क्लियर, आया मजा, आया मजा, सच सच बताना, आया मजा। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ रहे हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो तीन प्रकार की स्टेट होती है, सबको मालूम है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ये तो 8वीं 6ठी क्लास के बच्चों को भी पता होता है, ठीक है। अब हम एक टेबल में आपको दिखाता हूं, और इस टेबल के अंदर, कहां गई भाई टेबल जी, हाँ, इस टेबल के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह पर डाल दिया। इस प्रॉपर्टी को, ये जो पूरी टेबल है, इसको बार बार देखो, बार बार देखो। वो एक लाइन थी ना कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, बट 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। तो बट इस प्रॉपर्टी को तुम बार बार देखो, इतना देखो जितना देखा जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर हमने क्या करा है, सॉलिड लिक्विड गैस को तोड़ दिया है।
और यहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहां से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली, फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। चलो देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बेटा स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो पहली प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब तुम मुझे खुद बताओ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, एग्जांपल अपने दिमाग के अंदर रखना, सॉलिड में बर्फ का, लिक्विड में पानी का, और गैस में वाटर वेपर। खुद बताओ स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में स्पेस कहां ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होगी, पार्टिकल्स आर फार, स्पेस बहुत ज्यादा होगी गैसेस के बीच में, है ना, तभी तो गैस मूव कर पाती है ना, जबकि सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होंगी और लिक्विड के अंदर बीच में होंगी, सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड, है ना, समझ गए? तो सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे कम, सबसे ज्यादा गैस, सबसे कम सॉलिड। अगला देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया किसमें ज्यादा है, ये तो अभी बता दिया यार, सॉलिड में, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। चलो पार्टिकल अरेंजमेंट, कैसे पार्टिकल होते हैं? तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है ना, जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, है ना, पास पास होते हैं। जबकि जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़े 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 फैले होते हैं, जबकि ये जो गैस होते हैं इसके अंदर तो एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल, जैसे आपने देखा है सुबह असेंबली के अंदर तो तुम एकदम सीधे 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 खड़े रहते हो, ठीक है ना, असेंबली के अंदर। अब उसके बाद बीच में होता है लंच, है ना, लंच के अंदर, तो ये तो हो गया सॉलिड, ये तो हो गया सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल अरेंज है। अब तुम्हारा होता है लंच, लंच में एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया लिक्विड। और फिर एक घड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं स्कूल की छुट्टी। जैसी छुट्टी होती है, ले भाई एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसको हम बोलेंगे गैस। तो समझ गए पार्टिकल अरेंज कहां पर है? यहां पर, लिक्विड में कम है और गैस में और कम है। चलो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। शेप, शेप कैसी होती है? देखो याद रखना, सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स्ड होती है, जैसे सॉलिड है शेप फिक्स्ड है। उसके अलावा ये क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं किसी भी शेप में ढल जाते हैं, है ना, पानी को किसी भी शेप में डाल ढल जाएंगे। और गैस क्या होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम। देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसी शेप वैसी वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, जबकि लिक्विड्स की भी वॉल्यूम एकदम फिक्स्ड होती है, जबकि गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। अगला पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है कि अगर मैं एनर्जी लगाऊं, ताकत लगाऊं, तो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, चीज दब जाए। अब ये सॉलिड है पेन, इसमें मैं कितनी एनर्जी लगाऊं, लगा दी, क्या दबा? नहीं दबा। इसका मतलब सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, दबा नहीं सकते, जबकि लिक्विड जो है बिल्कुल थोड़े बहुत कर सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बट लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैसेस तो बहुत आराम से, गैसेस को तो बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। अगला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो भैया तुम खुद बता दो, हाँ जी, किसमें काइनेटिक एनर्जी? सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, और गैस के पास तो भैया ओ लो भाई बहुत ज्यादा। अगला देखते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो बहुत कम होता है, ये एक जगह पे लगे होते हैं सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है। गैसेस के अंदर देखो याद रखना, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं जब सुबह सुबह स्कूल में जाते हो असेंबली में, ठीक है, लिक्विड में जैसे आप लंच में होते हो इधर उधर, और गैस के अंदर जब आपकी छुट्टी हो जाती है स्कूल, जैसे आप भागते हो, एक बस में जा रहा है, एक वैन में जा रहा है, एक स्कूटी से जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, वैसे। तो गैसेस को अपनी छुट्टी वाले टाइम से आप कंपेयर करना, ठीक है। एग्जाम्पल आप सभी को पता ही है, एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पूरी टेबल, और इस टेबल से हमने जो कॉन्सेप्ट था कि सॉलिड लिक्विड गैस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्ड में पढ़ लिया है। कोई डाउट है तो बता दो, मैं 1 मिनट बस पानी पी लेता हूं, मैं 1 मिनट जस्ट पानी पी लेता हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते, सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीजें जल्दी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल की फोटो दिखा देता हूं। सॉलिड के पार्टिकल आप देखो कैसे पास पास में, लिक्विड के थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, और गैस के तो भैया अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। गैस के तो भैया अपनी दुनिया में कह रहा है मैं तो इधर चला, मैं उधर चला, मैं इधर चला, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना। अब देखो गैसेस की एक प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे सवाल आया, मैंने क्या बोला, इस लेक्चर में से ही तुम्हारा पेपर बनेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो कोचिंग्स में, ट्यूशंस में कराई नहीं जाती, और वो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट गैस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, gases can exert the pressure on the wall of the container।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर मैं गैस को एक कंटेनर में डाल लूं, मैं बोलूं अरे भाई ले यार गैस, अब गैसेस के जो पार्टिकल्स है ना भैया, वो ना इधर उधर भागते हैं। तो जब वो भागते हैं ना, तो क्या करते हैं, इधर भागा, कोई इधर चला, कोई इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला, इधर चला। तो ये अगर फोर्स कर रहे हैं, तो मतलब अगर मैं कंटेनर में गैस रखता हूं तो कंटेनर के ऊपर फोर्स लगती है। तो याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछ ले जाता है, कैन गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर? यस, करेगा। क्यों करेगा? रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन भी पूछा गया था। एक स्कूल का मैंने पेपर देखा था, स्कूल का मुझे नाम याद नहीं, उसके अंदर पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। रीजन क्या है? क्योंकि गैसेस के पास भैया काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो रेंडमली मूव करते हैं, और जब वो रेंडमली मूव करते हैं तो वो टकराते हैं वॉल्स के साथ। क्या है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अरे बोल दे यार, अरे इतना तो सिंपल यार, इतने प्यार से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, बता कैसे क्लियर नहीं होगा? एक बार में क्लियर होगा। चल 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 चल, बहुत बढ़िया। चलो कुछ सवाल आपसे पूछने, जल्दी से रीड करो। एक दो सवाल आपसे पूछने, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? देखो भैया, आपने कहा, ये चिंटू लाल पूछ रहा है मुझसे सवाल। चिंटू लाल मुझसे कह रहा है, यार भैया आपने कहा कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, रबर बैंड भी तो एक सॉलिड है, रबर बैंड को मैं खींचता हूं, खिंच जाता है, ये क्या बात हुई? तो सॉलिड है तो शेप कैसे बदली? ये तो दोगलापन हो गया। मैंने बोला नहीं यार, दोगलापन नहीं है, मेरी बात सुन, देख, रबर इज अ सॉलिड, यस इट इज अ सॉलिड, यस, बट जो रबर होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? जब हम रबर को खींचते हैं तो रबर खींच जाता है, बट जैसे ही हम रबर को छोड़ते हैं वो वापस से उसी शेप पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है? रबर इज अ सॉलिड। अगर वो वापस से उस शेप में नहीं आता, तब हम सोचते हैं कि रबर सच में सॉलिड है या नहीं है, पर वो वापस उसी शेप में आ जा रहा है। जब वो वापस से उसी शेप में आ जा रहा है, इसका मतलब है इट इज अ सॉलिड। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार? अगर मैं एक नमक को लूं, सॉल्ट को लूं, और एक मैं बीकर के अंदर रखूं, एक ग्लास के अंदर रखूं, तो वो ना, तुमने देखा होगा, वो ग्लास की पूरी शेप ले लेते हैं, है ना? पूरी शेप ले लेते हैं। तो क्या मेरे शुगर और सॉल्ट सच में सॉलिड हैं? है ना? फिर सिंटू लाल मुझसे पूछ रहा है, भैया फिर कैसा दोगलापन है? मैंने बोला दोगलापन नहीं है, सुन मेरी बात। इमेजिन कर एक ग्लास है, उसके अंदर तूने पूरी जगह पर क्या है? शुगर सॉल्ट ऐसे भर दिया, ठीक है? तुमने ऐसा पूरा भर दिया, ठीक है? एक चीज याद रखना, शुगर सॉल्ट सॉलिड ही होते हैं, बट उनका साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो पूरी की पूरी ग्लास की शेप ले लेते हैं। वो एक ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, इस वजह से वो शेप ले लेते हैं। और दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि ये पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो, जब हम शुगर को भरते हैं ना डब्बे के अंदर, तो शुगर के बीच में ना गैप रह जाता है। मान लो एक शुगर ये रही, दोनों के बीच में छोटा सा गैप रह गया, तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होता। तो याद रखना, यस, शुगर एंड सॉल्ट इज सॉलिड। वो जार की स्पेस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे से ऐसे टुकड़े हैं, तो वो ऐसे बस अरेंज हो जाते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि लिक्विड है, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? अब आपने बोला भैया कि स्पॉन्ज, मतलब आपने बोला सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, बट भैया वो होता है ना स्पॉन्ज। मैं एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, देखो, ये दिख रहा है, हाँ ये देखो। अब ये देखो, इसको देखना एकदम प्यार से, इसको देखो। अब ये क्या, एक तरीके स्पॉन्ज है, इसको मैं दबाऊंगा तो देखो कैसे हो गया कंप्रेस, और अब हो गया, अब कंप्रेस हो गया, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। तुम डर तो नहीं गए? मैं इतना पास आ गया, बच्चे डर जाते हैं, अरे भैया यार क्या कर रहे हो? तो देखो, ये क्या था? ये एक प्रकार का स्पॉन्ज था, मैंने इसको प्रेस करा तो पिचक गया, बट स्पॉन्ज एक सॉलिड होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेरा स्पॉन्ज है, इसके अंदर देखो पोर्स हैं, इसके अंदर छेद है, तो इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो एयर बाहर आ जाती है, अब एयर अंदर आ गई, अब एयर बाहर चली गई, एयर अंदर आ गई, एयर बाहर चली गई। इसका क्या मतलब है? स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, बट वो कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर की जो एयर है वो बाहर चली जाती है। तो याद रखना कि स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, बट जो अंदर की एयर है वो बाहर चली जाती है, इस वजह से वो कंप्रेस करता है। क्या ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? ये बेटा पेपर के अंदर आएंगे ना तो बोलोगे यार भैया ने बताए थे यार, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलो अब एक दो चीजों की एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं मैं, है ना? कुछ स्कूल्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट कराया जाता है, कुछ के अंदर नहीं कराया जाता, जो कि है आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर।
हमने देखा मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट एक और स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है, वो कंपाउंड्स, वो मैटर जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो मैटर जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो कौन सी स्टेट में आता है? वो आता है मेरी प्लाज्मा वाली स्टेट में। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका सूरज, सन। सन के पास इतनी एनर्जी है कि जो सन है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में नहीं आता है ना, सूरज जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म, वो प्लाज्मा की फॉर्म में आता है। तो इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? वो कंपाउंड्स, वो मैटर जिनके पास बहुत हाई एनर्जी होती है, वो हमारे प्लाज्मा की फॉर्म में आती हैं। एग्जांपल है इसका सन और बहुत सारे स्टार्स, है ना, स्टार्स। और इसका एक मैन मेड एग्जांपल भी है बेटा, इसका एक ना मैन मेड एग्जांपल भी है। आपने देखा होगा आजकल ना बहुत सारी शॉप्स के ऊपर नियॉन साइन बोर्ड लगता है, नियॉन साइन बोर्ड, ये आपने देखा होगा, नियॉन साइन बोर्ड, है ना। तो ये जो लगता है, इसके अंदर जो केमिस्ट्री यूज की जाती है, उससे हम क्या करते हैं? हम प्लाज्मा को ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस इतना समझ लो, देयर इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जैसे कि सूरज, जैसे कि सन। क्या चीज क्लियर है? ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेट ऑफ मैटर होती है, आखिरी स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो, एक बोस हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई चीज बताई और आइंस्टाइन ने उस पर कुछ चीजों पर रिसर्च करी, और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक अलग स्टेट बनाई मैटर की, जिन्होंने इनको नाम दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो, जब हम एक गैस को लेते हैं, जब हम क्या करते हैं? गैस को लेते हैं, उसको ना हम बहुत ज्यादा कूल कर देते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर देते हैं, और उसको हम बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं? हम उसको लो डेंसिटी पे ले जाते हैं और लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं। तब जो चीज बनती है उस गैस के साथ, तब जो स्टेट बनती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर ये दोनों स्टेट बेटा समझ नहीं भी आई, अगर आपके स्कूल में नहीं हुई है, तो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ स्कूल में कराई जाती है, कुछ में नहीं कराई जाती, तो मेरा फर्ज था आपको बताना, दोनों स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पर डीपली समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। देखो, सारे एसआई यूनिट आपको पता है, मीटर, हम जब एक कुछ खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं 1 किलो दे दो, तो 1 kg होता है ना, ये सारे हमें पता है। बट टेम्परेचर जो होता है उसका भी एक यूनिट होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। पर भैया ये तो फिर दोगलापन हो गया, भैया ये तो फिर दोगलापन हो गया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि भैया हमारे घर में जो रीडिंग आती है, या फिर हम जो मोबाइल में चेक करते हो, तो सेल्सियस में आता है कि यहां पर तापमान गया 40 डिग्री सेल्सियस, यहां गया 50 डिग्री सेल्सियस, होता है ना ऐसा। तो मैंने कहा देखो, जो हम यूज करते हैं जिंदगी के अंदर वो सेल्सियस होता है, बट ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन होता है। तो अब आपको ये सीखना पड़ेगा केल्विन को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, एक फॉर्मूला आप याद कर लो। ये फॉर्मूला है कि अगर मुझे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, मान लो एक सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर गिवन है, ये सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर गिवन है, मुझे केल्विन में बदलना है, तो भैया मुझे 273 से बस जोड़ना है, 273 जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मनाली का टेम्परेचर है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, तो मैं क्या करूं? 0 डिग्री में बस 273 ऐड कर दूं, तो आंसर आ गया 273। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब अगर मुझे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मुझसे कोई कह रहा है अरे तुझे पता है मनाली का जो टेम्परेचर है, मनाली का जो टेम्परेचर है वो है 373 डिग्री केल्विन, है ना, 373 डिग्री केल्विन। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूंगा? मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? इसमें से 273 को माइनस कर दूंगा, इसमें से 273 को माइनस कर दूंगा। तो माइनस करा तो मुझे पता चला कि सेल्सियस के अंदर ये आ गया 100। क्या आ गया? 100। अब इतना टेम्परेचर एक्चुअली में तो नहीं है है ना, बट हाँ ठीक है, आंसर आ गया 100। तो याद रखना, जब भी केल्विन को बेटा सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देना, जब भी सेल्सियस को केल्विन में करना है तो प्लस कर देना 273 से। क्या पॉइंट क्लियर? सेल्सियस केल्विन, केल्विन सेल्सियस। अरे चलो यार, ब्रेन टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग टेस्ट करते हैं तुम्हारा। बताओ बताओ, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे भैया? माइनस कर देंगे 273, दोनों में से 273 माइनस कर देंगे। आंसर बता दो, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। ये आ गया मेरा कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कितना आ गया? इसको कैलकुलेट करके एक बार बता देना कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है एक बार बेटा जल्दी से बता दो, कितना आ रहा है ये? मेरे हिसाब से ये 197 आना चाहिए,
190 कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है, पॉइंट क्लियर है? इसमें कभी कभार छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चे वाले कि हाँ कन्वर्ट इट इन सेल्सियस, कन्वर्ट इट इन केल्विन, ये सब आ जाते हैं, वो तुम्हें आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है जिसमें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मेरे मन का सवाल है। सवाल यह है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट? मैंने पढ़ा कि ये मैटर जो है भैया, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ये गैस में है। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि सॉलिड वाला लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड वाला गैस में बदल जाए? क्या पॉसिबल है? तुम बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बर्फ। बर्फ को अगर आप बाहर रख देते हो वो पानी में बदल जाता है ना। बर्फ किस में बदल जाती है? वाटर के अंदर। और अगर उसमें गर्म करता हूं तो किसके अंदर बदल जाती है? भाप के अंदर, है ना। तो इससे हम ये बोल सकते हैं स्टेट कैन बी चेंज, बस दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर है, और दूसरा है भैया प्रेशर। ये भी बड़ा जरूरी है। प्रेशर से कैसे होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले समझते हैं टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही आपके पेपर के अंदर सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहले समझते हैं कि भैया टेम्परेचर जो है उसको चेंज करने से कैसे स्टेट बदलेंगी, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग और आंख को एकदम खोल के बैठना है, दिमाग और आंख को बिल्कुल खोल के बैठना है, ठीक है। एक मिनट जस्ट पानी पी लूं, क्या होता है लेक्चर लेते लेते हम भी थक जाते हैं यार, हम भी इंसान है, डेली बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, तो थक जाता है कभी कभार, पर ठीक है, पढ़ाना है आपको। चलिए आओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो, देखो अपने दिमाग के अंदर बर्फ का एग्जांपल रखो, बर्फ है, बर्फ को अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा दिया तो क्या होगा? बर्फ लिक्विड के अंदर जाएगी, बर्फ लिक्विड के अंदर जाएगी। अब कुछ नाम आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, फिर बोल रहा हूं कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। देखना एक बार फटाफट से देखना। अगर मेरे हाथ में बर्फ है, बर्फ को अगर मैं हाई टेम्परेचर देता हूं, ये रही बर्फ, अगर मैं सॉलिड को हाई टेम्परेचर देता हूं तो क्या वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन बोलते हैं। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड को मैंने गर्म करा, लिक्विड में कन्वर्ट करा, उस प्रोसेस को मैंने बोला फ्यूजन, ठीक है। चलो, अब लिक्विड को मैंने गर्म करा, लिक्विड को मैंने किसके अंदर कन्वर्ट करा? गैस के अंदर, तो उस प्रोसेस को मैंने बोला वेपराइजेशन। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर वेपर बन रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, ठीक है। अब गैस जो है उसको मैंने वापस से, अगर मैंने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा, कैसे करूंगा? जब मैं उसको ठंडा करूंगा, गैस को अगर मैं ठंडा करूंगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नाम याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, कंडेंसेशन। अब लिक्विड आ गया, अब लिक्विड को अगर मुझे वापस से बर्फ जमानी है, मैं क्या करूंगा? फ्रीजर में रख दूंगा, यानी मैं इसको कूल करूंगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। ये चार्ट समझ आ गया? सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, कभी कभार एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जांपल बताता हूं, आपके ना घर में एक नैप्थलीन बॉल्स कभी कभार आपकी मम्मी डालती होंगी, है ना, पुराने कपड़ों के अंदर, पुरानी अलमारियों के अंदर एक बॉल होती है नैप्थलीन बॉल, वो सॉलिड होती है, बट अगर आप 2-3 महीने बाद देखोगे तो गायब हो जाएगी। कैसे गायब हुई? क्योंकि वो जो नैप्थलीन बॉल होती है वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन। मैं समझ रहा हूं नाम थोड़े मुश्किल है, बट समझो, कोशिश करो, आसान है, ठीक है, सब्लिमेशन। और गैसेस भी कभी कभार डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ज्यादातर सवाल आता है व्हाट इज सब्लिमेशन, क्योंकि बच्चे सब्लिमेशन छोड़ के जाते हैं, मुश्किल नाम, याद रखना। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। फ्यूजन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, और लास्ट है हमारा डिपोजिशन। चलिए आया? अरे रे खोपड़ी में जा रहा है, खोपड़ी में थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, बेटा, है ना, दिमाग। फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर तुम बोलोगे भैया यार एम्बैरेस्ड फील हो रहे हैं, है ना, तो दिमाग खोल के बैठो। चलो आ जाओ। अब देखो, एक दो चीजें मुझे आपको समझानी है, अब उन चीजों को आप बहुत गौर से समझना। मेरा पहला, देखो हमने ये समझ लिया कि फ्यूजन क्या है,
वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये पूरा हमने समझ लिया। मेरा एक आपसे सवाल है कि बेसिकली जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्टेट कैसे चेंज हो जा रही है, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। हाउ स्टेट्स आर चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की मदद से स्टेट चेंज क्यों होती है, क्यों होती है, मैं बताता हूं। इसका रीजन देखो, इसका रीजन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा, ध्यान से देखना। रीजन ये है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो इतने ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको वो तोड़ देते हैं और वो स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हीट ओवरकम्स द अट्रैक्शन। हीट जो है वो अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेती है और क्या करता है, लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन सॉलिड बिकम्स टू लिक्विड। एक बर्फ है, एक बर्फ है, ठीक है, एक बर्फ है, उसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं पास पास में, तुमने हीट दी, हीट दी, हीट दी, काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई, तो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आई कि क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने ब्रेक कर दिया और वो पानी पानी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टेट कैसे चेंज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, स्टेट चेंज। बहुत बढ़िया, ये आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला देखो, अब एक पॉइंट आप समझो, मेल्टिंग पॉइंट। सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बर्फ है, बर्फ वो कब मेल्ट होना स्टार्ट होती है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे आपकी जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो कहलाता है मेरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब आएगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों को कभी स्कूल में समझ नहीं आता और वो बोलते हैं प्रशांत भैया आप पढ़ा दो, स्कूल में हम समझ ही नहीं पाते। मैं कह रहा हूं मैं समझा देता हूं, बड़े आसान भाषा में समझेंगे। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एक जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में जाने का, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, फ्यूजन, वो मुझे पता है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है समझाता हूं, देख लो, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखे तेरी बर्फ है, ये मैंने एक बर्फ ली थी, है ना, बर्फ थी, ये थी -10 डिग्री पे, -10 डिग्री पे, ठीक है, मैंने इसको बाहर रख दिया। जब मैंने इसको बाहर रखा तो हीट आती गई, हीट आती गई, और इसका जो टेम्परेचर है, बर्फ का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, अब ये बर्फ पिघलने लगेगी, अब ये बर्फ पिघली, और थोड़ी देर बाद ये बर्फ जो है वो पानी में बदल जाएगी। और ये जो पानी है ना, शॉकिंग बात बता रहा हूं, ये जो पानी है ना, इसका टेम्परेचर पता कितना होगा, गैस करो, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब बर्फ पानी में बदल गई पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मतलब पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, बर्फ का भी 0 ही था, पानी का भी। तो इतनी सारी हीट कहां गई, हीट तो कंटिन्यूअसली आ रही है, तो हीट कहां गई मैं बताता हूं। वो हीट गई फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर। फ्यूजन का प्रोसेस क्या था, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अब बहुत सारी हीट है, ठीक है, 0 डिग्री पे तो आ गई। अब जितनी भी हीट आएगी ना, वो पता क्या करेगी, जितनी भी हीट आएगी वो इस सॉलिड को मजबूर करेगी लिक्विड के अंदर टूटने में। जितनी भी हीट आई वो सॉलिड के पार्टिकल्स में गई, पार्टिकल्स हिलने लगेंगे, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, और पार्टिकल्स क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। समझ पाए, समझ पाए। तो इसका मतलब टेम्परेचर पानी और आइस का एकदम सेम है, बस स्टेट चेंज हुई है। तो ये जो हीट लगी है ना, जो कि इस सॉलिड को इसमें कन्वर्ट करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट है, जो हीट लगी है इस सॉलिड को 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगी है, उस हीट को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ऐसी हीट जो कि स्टेट चेंज करने में काम आ रही है, सॉलिड से लिक्विड बनाने में काम आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको और गर्म करता रहूंगा तो इस पानी का जो टेम्परेचर है अब वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पानी का टेम्परेचर मान लो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा अभी सारी डेफिनेशन पढ़वाऊंगा, अभी समझो, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, मैंने हीट करा 100 डिग्री। अब ये पानी किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे कि लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब भी हम हीट करे जा रहे हैं। अभी जितना भी पानी है ना, ये जितना भी पानी है, ये सारे वेपर्स के फॉर्म में हवा में उड़ने लगेगा। बट शॉकिंग बात बताऊं, ये जो वेपर होंगे ना, इनका टेम्परेचर भी भैया 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 100 डिग्री होगा। तो तुम बोलोगे भैया इतनी सारी हीट दी, वो हीट कहां गई, स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैस की स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी गई, जो हीट गई,
उसकी वजह से टेम्परेचर रिमेन्स सेम, और इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक सॉलिड था -10 पे, उसको मैंने गर्म करा, 0 पे लाया, 0 पे लाया, मुझे पता है 0 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब जब तक ये पूरी जो अपनी आइस है वो कहां पर, वो अपने लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सारी हीट कहां गई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर हीट गई। उसके बाद मैंने गर्म करा, 100 डिग्री पे आ गया। अब 100 डिग्री का पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ, अब इस वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट तुमने दी वो कहां गई? वो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आप नोट करो फटाफट से, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? जो हीट हमारी लग रही है, हीट जो हमारी लग रही है उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करो। मैं पानी पी लेता हूं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे याद रखना, जो पानी था वो 100 डिग्री पे ही रहा था, 100 डिग्री पे ही रहा था, बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहा था। ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? सब्लिमेशन पे क्वेश्चन आता है, इस वजह से उसकी डेफिनेशन मैं अलग से लिखकर लेकर आया हूं। द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड लिक्विड में हो गया। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका एग्जांपल दो। तो एग्जांपल आप याद रखना, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन। ये नेप्थलीन आपके घर में भी आपको मिल सकती है। ठीक है, नेप्थलीन। और एक और एग्जांपल होता है बेटा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है अभी आगे बताता हूं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। लेटेंट हीट समझ आई। अब लेटेंट हीट पे एक बड़ा ही अच्छा सवाल जो कि बार बार स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक आइस थी, एक आइस थी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब उस आइस को हीट किया गया और उसे वाटर में कन्वर्ट करा। जब वाटर का टेम्परेचर देखा तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस था। तो जो हीट है, ये जो बीच की हीट है, ये कहां गई? ये कहां गई बेटा, ये बताओ। तो हीट कहां गई? हाँ, हीट अपने घर चली गई? नहीं भाई, हीट कहां गई? हीट अपनी गई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। हीट गई है अपने सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर, है ना। तो हीट ने क्या करा? हीट ने जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उसको ताकत दी। वो पार्टिकल्स हिलने लगे, हिलने लगे, हिलने लगे और दीवार तोड़कर बाहर आ गए और लिक्विड बना लिया। तो हीट कहां गई? सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में। और उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत बढ़िया। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो आपको आज तक स्कूल में नहीं समझ आया वो आपको समझ आ गया होगा। ये वो क्वेश्चन था, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट गो? कहां जाती है हीट? अब आ गया समझ? अब आ गया समझ? हीट क्या कर रही है? काइनेटिक एनर्जी दे रही है सॉलिड के पार्टिकल्स को, है ना, और वो तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रेशर। यहां तक एकदम क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है ना? अभी वो मुझे पता है तुम सोच रहे होगे ड्राई आइस नहीं बताई, ड्राई आइस क्या है वो मैं बताऊंगा, वो टेंशन मत लो। अभी ये पढ़ो प्रेशर। प्रेशर से कैसे इफेक्ट आता है? एक चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लो क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है। प्रेशर का जो रोल है, प्रेशर जो है वो उल्टा है। प्रेशर जो है वो उल्टा है किसके? टेम्परेचर के। जो टेम्परेचर ने काम करा ना बेटा, उसका एकदम उल्टा करता है प्रेशर, एकदम उल्टा। कैसे? टेम्परेचर क्या करता था? जब मुझे सॉलिड से, मान लो मुझे सॉलिड से गैस में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। बट मैंने क्या बताया? प्रेशर भैया उल्टे हैं। प्रेशर की नहीं बनती टेम्परेचर से। प्रेशर बोलता है ओए इसको मेरे सामने से ले जा, मेरी टेम्परेचर से दुश्मनी है, ये राइवल्स है, ये राइवल्स हैं, दुश्मन है। तो याद रखेंगे, सॉलिड से गैस जाने में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ये हमें याद रहता है। प्रेशर उल्टा होता है। यानी अगर मुझे सॉलिड से गैस में जाना है तो मुझे प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या चीज समझ पाए? इस पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेम्परेचर का सबको याद रहता है क्योंकि आइस वाटर के एग्जांपल से हम याद कर लेते हैं, प्रेशर किसी को याद नहीं होता। तो प्रेशर याद रखना कि प्रेशर का दुश्मन है टेम्परेचर। टेम्परेचर बोलता है मैं टेम्परेचर बढ़ाने से मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूंगा। प्रेशर बोलता है मुझे कम करो, तब मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा। तो याद रखना प्रेशर उल्टा काम करता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर। ठीक है,
ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब नोट करो, अब नोट करो, गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मुझे गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो देखो मुझे टेम्परेचर को तो कम करना पड़ेगा बट प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। याद रखना, अगर मुझे गैस है उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मैं उसको कंप्रेस करूंगा, मैं उसे प्रेशर दूंगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखना, टेम्परेचर प्रेशर अपोजिट अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। सॉलिड्स को भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम प्रेशर बहुत कम कर देते हैं तो। चलिए, तो ये अपना प्रेशर का कॉन्सेप्ट था, प्रेशर का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। बताओ भाई, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ड्राई आइस क्या है? आपने वो देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जैसे वो मिस्टर इंडियन हैकर टाइप है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, कभी कभार क्या बोलते हैं, कभी कभार ड्राई आइस लेते हैं, देखा है आपने? हाँ, तो ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको मैंने इतने प्रेशर पे स्टोर करा, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने इतना प्रेशर दिया कि वो गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने CO2 को इतना प्रेशर दिया कि वो पहले थी गैस, उसको मैंने प्रेशर दे दे के मैंने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, और यही सॉलिड को मैं बोलता हूं ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर बिकॉज डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, ड्राई आइस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैंने बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करा वो क्या बन गई, सॉलिड फॉर्म में आ गई, और उसी को मैंने ड्राई आइस बोला। दूसरा सवाल इसका ये था, व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि भैया अगर प्रेशर कम करा तो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड फटाफट से प्रेशर कम होते ही गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। इस वजह से इसको हाई प्रेशर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, और इवन लो टेम्परेचर के अंदर भी स्टोर करते हैं, टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ आ गया होगा ड्राई आइस क्या होता है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक की तरफ, ऑलमोस्ट आखिरी। अभी हमें 15 मिनट और लगेंगे आई गेस, अभी हमें 15 मिनट के आसपास और लगेंगे। बेटा ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठे रहो, ध्यान से बैठे रहो। सुनो, एवोपरेशन, एवोपरेशन क्या है, एवोपरेशन क्या है? अब पता है सबसे बड़े, मतलब मैंने इतने बच्चे देखे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनको ना एवोपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस ही नहीं पता। उन्हें लगता है एवोपरेशन क्या है भैया, वो ना जो हम कपड़े सुखाते हैं उनका पानी ना उड़ जाता है, वो एवोपरेशन है। बॉइलिंग में तो यही होती है, बॉइलिंग में हम पानी को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है। अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, सुनो सुनो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? एवोपरेशन इज डिफरेंट। एवोपरेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। समझे? समझे? इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। है चैटिंग वेटिंग बहुत कर रहा है आजकल, है चैटिंग वेटिंग बहुत चल रही तुम्हारी। फोकस कहां है, फोकस कहां है बेटा? फोकस रखो, है ना। रिप्लाई आए ना आए, रिप्लाई आए ना आए, नंबर आने चाहिए, क्योंकि नंबर आएगा तो रिप्लाई भी आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे? अभी नहीं समझोगे, बाद में समझो। चलो, एवोपरेशन, अगर हमें एक गैस को, एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, और वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपरेशन। जबकि बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग के अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाकर उसको कन्वर्ट करते हैं, बट यहां पर नहीं हो रहा, यहां पर हम बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तुम बोलोगे भैया ये चमत्कार कैसे हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? समझते हैं, समझते हैं। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एवोपरेशन इज सरफेस फिनोमिना, मतलब ये सरफेस पे होता है, मतलब ये सरफेस पे होता है। एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, इमेजिन करो, मैंने एक सर्कल के अंदर एक रस्सी बांध दी, एक रस्सी बांध दी पूरी, ठीक है, और उसके अंदर 100 बच्चों को डाल दिया, चिंटू लाल, मिंटू लाल, तुम भी हो उनमें से एक, है ना, बहुत सारे अपने बच्चे इसके अंदर हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कैद कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब तुम कोशिश करोगे इधर उधर इधर उधर जाने की, है ना। अब इमेजिन करो, मैंने बाहर रख दिए फ्रूटी के पैकेट। अब भैया फ्रूटी सबको भी नहीं है, गर्मी में खड़ा कर रखा है, तो फ्रूटी को देखते तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, तुमने बोला यार फ्रूटी के लिए तो कुछ भी तो अब तुम इधर उधर भागने लगोगे, इधर उधर तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई, तुम भागने लगोगे। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कौन इस सीमा रेखा को कौन पार करेगा? सबसे पहले कौन पार करेगा? वो पार करेगा जो कि बाउंड्री पे होगा, जो बाउंड्री वाला होगा वो रस्सी को कूदेगा, है ना। जो सरफेस पे होगा वही पार करेगा, है ना।
हाँ या ना, बिल्कुल, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है एवापोरेशन का। एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट हम इसी एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लो मैंने एक भगोने के अंदर एक पतीले के अंदर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, मैंने पानी ले लिया, पानी मैंने धूप में रख दिया। जैसी धूप आई टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इसके अंदर के जो पार्टिकल है ना भैया, उनमें आ गया जोश, वो चलने लग गए, वो भागने लग गए, वो दौड़ने लग गए, वो बोल रहे हैं यार हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। वो इधर इधर उधर उधर हिलने लग गए। अब इधर उधर हिलते 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 हुआ क्या, हुआ ये कि इन पे एनर्जी बहुत आ गई। और सबसे पहले कौन से पार्टिकल जाएंगे, सबसे पहले कौन से पार्टिकल कन्वर्ट होंगे गैस के अंदर, जो कि सरफेस पे हैं, जो कि यहां पर है, जो कि सरफेस पे हैं। तो जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ पाए। तो एवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, क्योंकि एनर्जी आ गई बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले कौन एस्केप करेगा, वो एस्केप करेगा जो कि सरफेस पे है। तो इसका मतलब एवेपोरेशन में जितने भी एटम्स जो कि सरफेस के होते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के अंदर। बॉइलिंग के अंदर तो हम इस पूरे लिक्विड को गैस में बदलते हैं, बट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस वालों को किस में बदलते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो, बहुत बढ़िया, है ना। तो आई होप ये समझ गए होगे एवेपोरेशन होता कैसे है। तो ड्यूरिंग एवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए सरफेस पार्टिकल पे एनर्जी आती है, वो चले जाते हैं, वो कहते हैं अलविदा साथियों, हम तो चले, तुम भी आ जाना। ठीक है, चलो, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना। अब देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग एवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर एवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। भैया अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक बात बता, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो भैया एवेपोरेशन भी इंक्रीज। हाँ, अरे आ रहा है भेजे में, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी सरफेस एरिया। अगर मेरा सरफेस एरिया ही बढ़ गया, देखिए एग्जांपल देता हूं, आपकी मम्मी बोलती होंगी कि तुमने मानो मेरी वो टी शर्ट कहां गई, हाँ ये रही मेरी टी शर्ट, ये रही मेरी टी शर्ट, ठीक है, ये मान लो टी शर्ट है ना, मान लो मैं वो कपड़े सुखाने वाली डोरी, ठीक है। तो अब मान लो तुम आए, तुमने कपड़े वपड़े धोए और तुमने ऐसे डोरी के ऊपर ऐसे सुखा दी, ऐसे सुखा दी, ठीक है, ऐसे सुखा। तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हारी मम्मी ने देखो, और तुम्हारी मम्मी ने थप्पड़ मारा तुम्हारे, है ना, कि ये क्या कर रखा है। तो तुम पूछोगे क्यों, तो तुम्हारी मम्मी बोलेंगे ऐसे नहीं, पूरा फैलाकर सुखा, पूरा फैलाकर, है ना। तो अब तुम पूरा फैलाकर सुखाओगे, पर क्यों फैलाकर सुखाओगे, क्योंकि जब तुम फैलाकर सुखाओगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है भैया, एवोपरेशन भी इंक्रीज होता है। याद रखेंगे, एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अगला पॉइंट देखते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, बारिश के मौसम में वाटर वेपर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं सराउंडिंग में, है ना। तो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स आ जाते हैं एयर के अंदर। तो जब ह्यूमिडिटी होती है ना तो एवोपरेशन ना कम होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होते ही एवोपरेशन कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ना यार, इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के एटम्स हैं इधर उधर। अब अगर हमारे भी इसको गैस में कन्वर्ट होना है तो बहुत टाइम लगता है। तो याद रखना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होते ही एवोपरेशन भैया कम हो जाता है। क्या ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है, अगर तेज हवा चल रही है, तुमने देखा है जिस दिन तेज हवा चलती है कपड़े क्या फटाफट सूखते हैं। वो अलग बात है, कुछ कपड़े उड़ जाते हैं, फिर तुम ढूंढने जाते हो, अरे कहां गया, वो अलग बात है। बट विंड स्पीड जब चलती है तो क्या होता है, तो एवोपरेशन बहुत तेज होता है। तो याद रखेंगे, जब विंड स्पीड होगी तो एवोपरेशन क्या होगा, हाई होगा। क्या चारों पॉइंट क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ बोलो फटाफट, ये चारों पॉइंट क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला अपना कॉन्सेप्ट है कूलिंग ड्यू टू एवोपरेशन। एवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है, क्या यह बात सच है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जांपल है, आपके घर में गर्मियों के अंदर मटका रखा जाता होगा, मटका या मटकी हम उसे बोलते हैं, है ना, एक मिट्टी का बना हुआ, है ना, उसमें पानी रखते हैं। वो पता नहीं उसमें क्या चमत्कार है कि उसके अंदर पानी ठंडा निकलता है। फ्रिज जितना ठंडा पानी मिलता है मटकी में, क्यों, ऐसा क्या है, उसके अंदर है बेटा साइंस समझेंगे मटकी की मदद से। आइए भैया, हमारे मटके जी को बुलाया जाए। मटका जी थोड़ा गंदा बन जाए तो भाई इतनी गंदी ड्राइंग क्यों बना रहा हूं मैं आजकल, क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है। चलो कोई नहीं, अब जैसा है वैसा है, जैसा भी है अपना मटका है, ठीक है। तो मान लो इस मटके के अंदर तुमने पानी भरा। अब इस मटके के अंदर होते हैं छेद, बेटा क्या होते हैं, छोटे पोर्स में होते हैं, छोटे ऐसे छेद होते हैं पूरे मटके में, ठीक है। अब जब तुम भरते हो तो उसमें से क्या होता है, पानी, हल्का सा पानी क्या होता है, इसके सरफेस पे आता है,
पूरे मटके के सरफेस पे आता है। अब पानी सरफेस पे आ गया, बाहर हीट है, और जैसे ही हीट है, जैसे हीट, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर हीट है, यहां पर हीट है, यहां पर हीट है। अब हीट एनर्जी कहां पर जाएगी? हीट एनर्जी को दिखा पानी, पानी, तो हीट एनर्जी आ गई आसपास की सारी हीट एनर्जी क्या करेगी? आसपास की सारी हीट एनर्जी अटैक कर देगी पानी के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। और पानी क्या है? सारी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और बोलेगा मैं चला, मैं चला। कैसे? वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ जाएगा, उसका एवोपरेशन हो जाएगा। बट यहां पर आपने देखा कि एवोपरेशन तो हुआ, बट ये जो हीट थी, ये जो पूरा एरिया था हीट का, इससे क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इधर की जितनी भी हीट थी, इस पूरे एरिया की हीट भी चली गई। क्योंकि देखो जितनी भी हीट थी वो कहां पर लग गई? पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में। मतलब क्या हुआ? कूलिंग हो गई, कूलिंग हो गई। वो मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है? इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि पोर्स में से पानी बाहर आता है, वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाता है, और ये वाली जो सराउंडिंग है, मटके की जो सराउंडिंग है, वो कूल हो जाती है, क्योंकि वहां की सारी हीट टाटा बाय बाय गुड बाय करके चली जाती है। समझ पाए? समझ पाए बेटा? समझ पाए? ठीक है, तो आप लिख सकते हो होता क्या है, होता क्या है? ड्यूरिंग एवोपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी। क्या करता है? एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कैसे आएगी? सराउंडिंग की एनर्जी से। जब सराउंडिंग की हीट ही चली गई तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कूलिंग हो गई, ऑटोमेटिकली कूलिंग हो गई। अब देखो इस वजह से आपको बोला जाता है कि ना गर्मियों के अंदर कॉटन के क्लोथ्स पहनो, बोलते हैं ना कि कॉटन के क्लोथ्स पहनो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं ना उनके अंदर पोर्स होते हैं, तो अगर आपके पसीने आ रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हो, तो वो कॉटन के क्लोथ से वो जो स्वेट है वो थोड़ा सा बाहर आएगा, और क्या होगा? एवोपरेशन हो जाएगा। एवोपरेशन होते ही कूलिंग हो जाएगी, तो ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, ठंडा ठंडा। इस वजह से बोलते हैं कि हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। और जो मटका होता है बेटा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थनवेयर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कभी भी अगर बोले अर्थनवेयर कंटेनर, ये क्या नई चीज है, कुछ नहीं होती, मटका ही होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अर्थनवेयर जो होता है वो कैसे काम करता है, कूल कैसे करता है पानी को, कैसे करता है? एवोपरेशन के कॉन्सेप्ट पे है, एवोपरेशन का कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल देखो, कुछ सवाल देखो। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन दी समर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्लोथ से ना एक बड़ा मूवमेंट मुझे याद आया, मुझे बताना आपके साथ भी होता है कैसा। एक सबसे बेकार जो एम्बेरसमेंट का मूवमेंट होता है ना स्कूल के अंदर, वो तब होता है जब तुम वेडनेसडे के दिन मंडे वाली यूनिफॉर्म पहन के चले जाओ और सब तुम्हें देख रहे हैं, यार ये क्या पागल है, वेडनेसडे के दिन ये क्या मंडे वाली यूनिफॉर्म पहन के आ गया। कितना गंदा फील होता है, कितना एम्बेरसमेंट फील होता है कि भाई आज याद क्यों नहीं रहा, याद क्यों नहीं रहा आज, होता है ना ऐसा। तो स्कूल के अंदर मतलब कपड़ों से मुझे याद है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, तो इतना गंदा फील होता था मतलब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखो, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इमेजिन करो, इमेजिन करो मेरा एक ग्लास है, उसके अंदर मैंने बना रखे हैं बर्फ, मैंने डाल दी बर्फ, है ना बेटा, मैंने डाल दी बर्फ। अब बर्फ मैंने डाल दी है, तो एक बात बताओ, आपने देखा उस ग्लास के अगल बगल में ना ऐसे पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? बोल क्यों? क्योंकि क्या हो गया? टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो गया, टेम्परेचर ग्लास का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया। अब वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स वो टकराए, वो टकराए, तो जैसे ही उसे ठंडा टेम्परेचर मिला तो वो वाटर वेपर्स पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से लिक्विड इन आवर सराउंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो याद रखना, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस। वाटर वेपर जो एयर के अंदर है वो कंडेंस कर लेती है और वापस से लिक्विड में आ जाती है। चलिए, तो इसी के साथ बेटा एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बस एक डिफरेंस देखो, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। चलिए, एवोपरेशन बॉइलिंग, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल्स के अंदर, बेटा स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। पहला ऑब्वियसली बात है, एवोपरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है और ये बॉइलिंग पे ही होता है। पहला तो बड़ा सिंपल है। दूसरा, ये एक स्लो प्रोसेस है, एवोपरेशन धीरे धीरे होता है, जबकि बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस। अगली चीज, एवोपरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, सरफेस पे होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, जबकि ये पूरे लिक्विड पे होता है। इससे सारा लिक्विड कन्वर्ट होता है, बट इससे सिर्फ सरफेस वाला लिक्विड कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगला है इट कॉजेस कूलिंग,
एवोपरेशन से कूलिंग होती है, बट भैया बॉइलिंग से नहीं होती। तुम पानी बॉईल कर रहे हो, तुम्हें लगेगा ओहो आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा। ऐसी मूर्खता मत करना, ऐसी मूर्खता मत करना, है ना, क्योंकि उसमें हीट तो तुम खुद ही दे रहे हो, तो आसपास का एनवायरनमेंट काहे ठंडा होगा बेटा। ठीक है, एवोपरेशन, बॉइलिंग, ये 4 डिफरेंस याद रहेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन बताएं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। लो भाई एल्कोहल, बहुत सारे बच्चे तो बहुत फेमिलियर हो रहे होंगे, एल्कोहल का नाम सुनते ही खुश हो गए, खुश हो गए, है ना। ये बच्चे आजकल, ये मेरे को समझ नहीं आता, तुम एक बात बताओ, मैं लाइव आजकल बहुत लेता हूं, ये तुम फ्री फायर का नाम लेते कैसे खुश हो जाते हो, हैं फ्री फायर बोल दिया, फ्री फायर बोल दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई फ्री फायर में, कितना गेम खेल रहे हो, है ना। बच्चे एक दूसरे को मैसेज करते हैं, आजा आजा रैंक पुश करेंगे, आज तो हम बैठ के रैंक पुश करेंगे, बढ़िया है ना। चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन के लिए क्या करना है, 273 को बस प्लस कर देना है। तो उत्तर अब आप बता दो, उत्तर आप बता दो कितना आ रहा है, 351 आ रहा है, 351 केल्विन आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इतनी तो मैथ आती होगी यार, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग। कूलिंग कूलिंग कूलिंग, कूलिंग का नाम आते ही दिमाग के अंदर घंटी बजी, एवोपरेशन एवोपरेशन एवोपरेशन। चलिए अगला सवाल, when a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of the beaker। हमने एक्टिविटी देखी थी, है ना, जब पोटेशियम को बीकर के अंदर डालते हैं, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल, है ना, पर्पल या फिर पिंक टाइप का हो जाता है, इवन विदाउट स्टीयरिंग। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, क्या बोल रहा है, एक बीकर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, बिना उसको मिलाए कलर चेंज हो गया। ये किसका एग्जांपल है, एक पोटेशियम परमैंगनेट पानी के अंदर मिल गया, मतलब मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग कहलाती है मेरी डिफ्यूजन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। क्या पॉइंट क्लियर है, मिल गए ना बेटा, मिल गए ना, तो डिफ्यूजन का एग्जांपल है ना, बहुत बढ़िया, बड़ा सिंपल था। चल 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 फटाफट अगले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अब देखो ऐसे सवाल आएंगे, इसमें तुम कंफ्यूज होगे, बट तुम कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि तुम्हें याद है टेम्परेचर प्रेशर दोनों रिवेंज रिवेंज लेते हैं एक दूसरे का। तो याद रखना, देखो अगर एक गैस है, अगर एक गैस है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तो तुम बस टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर एक गैस है, मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ना टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, है ना। गैस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर मुझे बहुत कम करना पड़ेगा। वाटर वेपर्स अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर होगा लेस। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर का दुश्मन प्रेशर, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो इस ट्रिक से कैसे क्वेश्चन आसान हो गए, अब ढूंढ लो, अब ढूंढ लो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के राइज करने पर, टेम्परेचर के राइज करने पर कौन सा फिनोमिना होगा, वुड इंक्रीज, कौन सा फिनोमिना ज्यादा होगा, ज्यादा होगा टाइम। अब देखो एक बात बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इंक्रीज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, है ना। तो अब एक एक करके चेक करते हैं। देखो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, एवोपरेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ, देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो गैस के पार्टिकल इधर उधर उधर भागने लगेंगे, क्या वो कंप्रेस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मेरे पार्टिकल को मैंने एनर्जी दे दी तो भागेगा इधर उधर, तो क्या वो कंप्रेस हो पाएगा, दब पाएगा, नहीं दब पाएगा, यानी कंप्रेशन तो नहीं होगा। ऑप्शन काट दो, इस ऑप्शन में भी कंप्रेशन है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर भी कंप्रेशन है, इसको भी काट दो, एक ही ऑप्शन बचा है सी, एवोपरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन। गैस ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ता है गैस के पार्टिकल इधर उधर भागते हैं और गैस ज्यादा होती है। मुझे फटाफट से बताओ किस किस को समझ आया, इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो है अपना पूरा चैप्टर हो जाता है बेटा समाप्त, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक चीज मैं आपको इस लेक्चर के समाप्त होते होते बोलना चाहूंगा यार, देखो खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भरोसा खुद पे रहेगा ना, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत लोग तुमसे बोल रहे हैं ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अरे बोलने दो, पता है तुम्हें
एक टाइम ऐसा था जब मेरे एक टीचर ने मुझसे बोला था कि इस एग्जाम को तू क्रैक नहीं कर पाएगा, तुझसे एग्जाम नहीं हो पाएगा, तुझे तो कुछ नहीं आता, और क्लास से बाहर निकाल दिया था। क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो एग्जाम भी क्रैक करा, और आज के समय पर उन्हीं टीचर के बच्चे हमसे ही पढ़ते हैं। ये कमबैक है, ऐसा कमबैक लाना है। जो लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, उनके घर एक डब्बा मिठाई एक्स्ट्रा भिजवानी है, भिजवाएंगे। तो भरोसा रखना पड़ेगा। मैंने कैसे कर पाया, मैं खुद को क्यों प्रूव कर पाया, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि 4 लोग चाहे कुछ भी बोल ले, मैं नहीं हारने वाला। तो वो भरोसा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है, देन यू कैन डू दिस। ठीक है, आसान है, बहुत आसान क्लास है, आराम से कर लोगे। सारे चैप्टर मैं करवाऊंगा, मैं खुद। अपने दोस्तों को बता दो कि प्रशांत भैया खड़े हैं। और वो लाइन ना तुम्हारे सीनियर बोलते हैं, तुम भी बोलो, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। तुम्हारा हर एक सीनियर बोलता है कि प्रशांत भैया आप हो ना, देख लेंगे। अब 9th क्लास भी बोलेगी कि यार प्रशांत भैया आप हो, देख लेंगे। और जब मैं हूं तो मैं देख लूंगा। और जब मैं बोलता हूं ना कि ये सवाल पेपर में आएगा, मतलब वो आएगा, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। ठीक है, तो भरोसा रखना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूं उतना करना पड़ेगा। पूरी एनसीईआरटी इस लेक्चर के अंदर कवर कराइए। क्वेश्चंस उठाकर देखना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और याद रखो, मैटर से आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी लास्ट में। सॉलिड से आप ये सीखो, स्टे स्ट्रांग। जैसे सॉलिड स्ट्रांग है ना, वैसे आपको भी जिंदगी में स्ट्रांग बनना है। लिक्विड से आप समझो अडेप्ट। जैसे लिक्विड कहीं पर भी अडेप्ट हो जाता है ना, आप भी अडेप्ट हो, है ना। कोई भी नेचर मिल रहा है, पढ़ने का कैसा भी माहौल है, पढ़ाई करो। उसके अलावा गैस से आप क्या सीखो, बी फ्लेक्सिबल रहो और एक्सपैंड करो, बड़े बनने की कोशिश करो, मेहनत करने को। सपने बड़े देखो ना यार, सपने ही छोटे रह जाएंगे तो क्या होगा, है ना। चलिए, आपको लेक्चर कैसा लगा, इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि हम और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए मैं बना पाऊं। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, लव यू ऑल। याद रखेंगे कि 9 की जिम्मेदारी अब हमारी। टेक केयर, बाय।